जय हिंद। क्लास 10 सोशल साइंस यानी एसएसटी का जो है हम लोग जिस प्रकार आप लोग तो पहले एक बार तो आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग क्या हैशटैग का हिंदी का पांचों हैशटैग वीडियो और विज्ञान का पांचों हैशटैग वीडियो देखे थे। प्लीज कमेंट कीजिएगा। और अगर देखे थे तो इसमें आप बताइए कि कितना प्रश्न जो है एग्जाम में मैच किया हुआ था। ठीक है, भले ही एग्जाम आप लोग का जो है रद्द कर दिया गया है, क्वेश्चन लीक था, लेकिन आप लोग जरूर एक बार बताइएगा कि हैशटैग का वीडियो से जो है कितना प्रश्न मैच हुआ था सोशल साइंस में और जो है वो हिंदी में। सोशल साइंस में भी है उसी प्रकार से आप लोग को मैच करेगा। तो प्लीज आप लोग जो है पांचों हैशटैग का वीडियो पूरा देखिए। आप लोग का जो है वो 95+% अचीव करवाने के लिए जो है आप लोग को जैक बोर्ड प्रिपरेशन चैनल जो है वो टोटल हैशटैग का 5 वीडियो देगा हर सब्जेक्ट का 1 से 5 तक। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जैसे 2024 का हो गया, 2023 का हो गया, 2022 का, और उसी प्रकार प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर देगा और टॉप 150 एमसीक्यू देगा। और इतना के अलावा आपको किसी प्रकार की तैयारी करने की जरूरत नहीं, बस खाली आप लोग इतना कर लेते हैं तो उसका बाद बहुत अच्छा सा नंबर जो है झोली भर भर के मिल जाएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप अपने सभी दोस्तों के साथ में वीडियो को जो है वो शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर कीजिएगा क्या आपने जो है वो हिंदी के और साइंस का जो है हैशटैग का वीडियो पूरा देखा था, पांचों है ना, पांच जो है वो पांचों हैशटैग का वीडियो। और अगर देखे होंगे तो आप लोग जरूर बताइएगा कि कितना प्रश्न वहां से मैच करता था। हाँ, ठीक उसी प्रकार जो है आप लोग का एसएसटी यानी सोशल साइंस का भी जो है वो प्रश्न मैच करने वाला है आप लोग को 25 तारीख को। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर स्टार्टिंग करते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर दिए होंगे अभी तक, है ना। तो अब आता है प्रश्न की फ्रांसीसी क्रांति के नेता कौन था। जी हाँ, फ्रांसीसी क्रांति का नेता जो था वो नेपोलियन बोनापार्ट था, है ना। क्या? नेपोलियन बोनापार्ट। आप लोग याद रखिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य विशेषता जो थी वो क्या थी। हाँ जी हाँ, फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य विशेषता लोकतंत्र का उदय था। कि चाहते थे कि लोकतंत्र का क्या हो? उदय हो। तो लोकतंत्र का उदय, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्या हम लोग बढ़ेंगे कि भारत में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था। असहयोग आंदोलन जो था महात्मा गांधी के द्वारा जो है वो कमान संभाला जा रहा था, तो महात्मा गांधी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, है ना। एलन ऑक्टेवियन एओ ह्यूम जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो सी नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था। मतलब दूसरा विश्व युद्ध हुआ उसका मेन कारण था जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण कर लेना। ठीक है, जर्मनी जो था वो क्या किया था? पोलैंड पर आक्रमण कर लिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। नेक्स्ट है कि भारतीय उद्यमी जिसने पहली बार जूट मिल स्थापित की थी वो कौन थे? तो द्वारकानाथ टैगोर थे। तो द्वारकानाथ टैगोर, ए नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भाप इंजन, है ना, भाप का इंजन का आविष्कार, सबसे पहले जो है भाप का इंजन ही चलता था, तो भाप का इंजन का आविष्कार या फिर तो भाप का इंजन का विकास करने वाला जो है वो ब्रिटिश आविष्कारक कौन था? ठीक है, भाप का इंजन का सबसे पहले जो आविष्कार किया ब्रिटिश, है ना, व्यक्ति, और वो ब्रिटिश व्यक्ति का नाम जो था वो जेम्स वाट था। ठीक है, तो जेम्स वाट हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है कि मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहां विकसित हुआ। छपाई जो है सबसे पहले कहां से स्टार्टिंग हुआ था? मतलब हाँ, सबसे पहले मतलब छापने की प्रक्रिया जो है स्टार्टिंग कौन देश से हुआ था? तो चीन से सबसे पहले छपाई की प्रक्रिया स्टार्टिंग हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि गीत गोविंद की रचना, ठीक है, गीत गोविंद की रचना जो है वो किसने की थी? तो जयदेव के द्वारा जो है, जयदेव के द्वारा जो है गीत गोविंद का रचना किया गया था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है कौन सा पत्रिका बनाया गया था? यंग इटली, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन और भागो अपना देश। ठीक है, तो कब किया गया था? 1942 ईस्वी में। तो 1942। नेक्स्ट है कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुआ था? तो बाघ परियोजना 1973 ईस्वी में हुआ था, है ना, 1973। जी हाँ, टाइगर रिजर्व 1973 में स्टार्टिंग हुआ था। नेक्स्ट है कि किस प्रकार की मिट्टी में कंकर की मात्रा अधिक होता है? जी हाँ, तो बांगर, है ना, बांगर और खादर आप लोग नाम सुने होंगे, जलोढ़ मृदा का ही प्रकार है। तो बांगर में जो है क्या होता है कि अधिक मात्रा में कंकड़ पाया जाता है। नेक्स्ट है कि काली, है ना, काली मिट्टी किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी हम लोग और भी एक नाम जानते हैं, उसको रेगुर मृदा बोला जाता है। तो रेगुर मृदा इसका राइट आंसर होगा। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? हाँ, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो है वो पश्चिम बंगाल में है। तो पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है, सरदार सरोवर परियोजना। नेक्स्ट है कि जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल, देखिए जल खत्म हो जाएगा एक बार मतलब प्रयोग करने के बाद खत्म हो जाता है और उसको बनने में बहुत समय लगता है, नहीं ना, तो ये नवीकरणीय योग संसाधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नवीकरणीय योग। नेक्स्ट आता है कि श्रीलंका की राजकीय धर्म जो है वो कौन सा है? तो वहां जो है बौद्ध धर्म को जो है बहुत ज्यादा माना जाता है, तो बौद्ध धर्म हो जाएगा। बेल्जियम में डचों की आबादी कितनी है? बेल्जियम में डच
है ना। देखिए मुख्य रूप से बेल्जियम में भाषा बोलने वाले थे डच और फ्रेंच, ठीक है। जर्मन तो 1% थे तो उसको तो न के बराबर ही जो है गिनती में आएगा, लेकिन जो बेल्जियम में डच जो बोलते थे वो 59% बोलते थे, तो इसको 59 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन सी शक्ति केवल केंद्र के पास होता है, ठीक है, केंद्र सरकार के पास होता है, वो है रक्षा से रिलेटेड, है ना। रक्षा संबंधी जो है वो शक्ति केंद्र सरकार के पास, यानी कि जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके पास होता है। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, ठीक है, विकेंद्रीकरण क्या है, तो जब केंद्र सरकार, है ना, केंद्र सरकार से जो है वो शक्ति को ले लिया और राज्य सरकार को क्या कर दिया जाता है, हस्तांतरित कर दिया जाता है, ठीक है। केंद्र से राज्यों की शक्ति को हस्तांतरण, केंद्र से राज्यों की शक्ति को हस्तांतरण हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य द्वारा अधिक स्वायत्ता की मांग मुख्य कारण क्या था। देखो भारत के पूर्वोत्तर राज्य द्वारा जो है अधिक स्वायत्ता की मांग किया जा रहा था, और इसका एक ही रीजन है, और वो रीजन है संस्कृति और भाषाई अंतर, ठीक है, तो संस्कृति और भाषाई अंतर। नेक्स्ट है कि एक लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य जो है विशेषता क्या होता है, तो शक्ति का केंद्रीकरण, शक्तियों का पृथकीकरण और व्यक्तिगत अधिकार का संरक्षण, तो इनमें से सभी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि निम्नांकित में से कौन भारतीय संविधान का एक प्रावधान है जिसका उद्देश्य लिंग समानता का बढ़ावा देना है। क्या बोले हम प्रश्न कि निम्नांकित में से कौन सा भारत के संविधान में प्रावधान किया गया है जिसका कि एक ही उद्देश्य है कि लिंग समानता को जो है वो ज्यादा बढ़ावा देना, मतलब जो है वो समानता, है ना, या फिर तो लड़की हो लड़का हो उसको जो है वो समानता का जो है वो बढ़ावा देना, तो अनुच्छेद इसका हो जाएगा 15, ठीक है, अनुच्छेद 15। नेक्स्ट है कि भारत किस प्रकार का राज्य है, तो भारत जो है एक संप्रभुत्व लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष और संघीय शासन देश है, ठीक है, तो 25 नंबर का सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट आता है कि ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किस देश से था। ग्रीन बेल्ट मूवमेंट केन्या से संबंधित था। नेक्स्ट है कि राजनीतिक दलों की मान्यता कौन देता है, तो चुनाव आयोग के द्वारा ये सब जितना भी चुनाव से रिलेटेड चीज रहता है उसको चुनाव आयोग ही करता है। नेक्स्ट आता है कि रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 2005 में पारित किया गया था, जिसको हम लोग मनरेगा नरेगा ये सब बोलते हैं ना। तो बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या होता है, बैंक कमाता कैसे है भाई, तो बैंक जो है वो निकासी से, ऋण से या जमा से, तो बैंक जो है ऋण देता है उसी से उसका कमाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सूचना का अधिकार जो है नियम कब पारित किया गया था, तो 2005 में पारित किया गया था। तो यहां तक हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन देख लिए हैं, और अब जो हम लोग देखने वाले हैं इससे आगे वो सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। तो फिर से आप लोग का एक बार रिमाइंड करवा देते हैं कि अभी तक आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज जो है शेयर करके, और आप लोग जो है तुरंत से जो है आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद जो है लिंक मिलेगा आप लोग का डिस्क्रिप्शन में, किस चीज का, तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप का, ठीक है। आप लोग जो है वहां जुड़ना नहीं भूलेगा, क्योंकि आप लोग का कुछ भी अपडेट सबसे पहले वहां दिया जाता है, पीडीएफ वगैरह सारा चीज आप लोग को वहां मिलता है। तो प्लीज आप लोग वहां जो है वो एक बार विजिट कीजिए, ग्रुप में जाइए, देखिए, और उसके बाद वहां जो है वो स्टे कीजिए, रहिए, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं सब्जेक्टिव की ओर। सब्जेक्टिव जो है हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से समझने की प्रयास करेंगे, ताकि आप लोग को हर एक तरह से जो है प्रश्न का उत्तर याद हो जाए। राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, जी हाँ, बहुत ही ज्यादा शानदार और बहुत ही ईमानदार क्वेश्चन है ना, कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। तो राष्ट्रवाद उन्हीं लोगों को भाता है जो अपने लिए एक अस्थायी महत्वपूर्ण स्थान की बदलते हुए समाज में बनाने की इच्छा रखते हैं। नहीं समझ में आया ना, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, ये आंसर को हम लोग नहीं याद करेंगे, ठीक है। किसको याद करेंगे, हम जो बोल रहे हैं उसको याद करना है। राष्ट्रवाद क्या होता है, तो अपने, है ना, अपने देश के प्रति प्रेम भावना को ही जो है वो राष्ट्रवाद बोला जाता है, ठीक है। क्या बोले हम कि अपने देश के प्रति प्रेम भावना को ही क्या बोला जाता है, राष्ट्रवाद बोला जाता है। ये आंसर को अगर आप लोग को नहीं याद पड़ा तो मत याद कीजिए, और हम अभी जो बताएं वो अगर याद पड़ा तो उसको याद कर लीजिए, और अगर आप लोग का यही आंसर सही लगता है तो आप लोग इसको भी याद कर सकते हैं। फिर से एक बार रिवाइट हम करवाते हैं कि राष्ट्रवाद क्या होता है, या राष्ट्रवाद से क्या समझते हैं, तो अपने देश के प्रति प्रेम भावना को, ठीक है, ही क्या बोला जाता है, राष्ट्रवाद बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था, ठीक है। तो ब्रिटेन की टोरी सरकार ने, ब्रिटेन की जो सरकार थी, भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में 1927 ईस्वी में एक वैधानिक आयोग का गठन किया, जिसे कि साइमन कमीशन का नाम दिया जाना था, ठीक है। और उसी कमीशन को जो है वो साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है, और इस कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो सर जॉन साइमन थे, और इसलिए इस नाम से ही उसको साइमन कमीशन नाम दे दिया गया, ठीक है। फिर से एक बार आप लोग समझिएगा कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था, तो ब्रिटेन का टोरी सरकार ने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन का जवाब में क्या बनाया था, 1927 ईस्वी में एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया था, और उस आयोग का गठन जो है साइमन कमीशन के नाम से जाने जाना लगा, और इसका अध्यक्ष जो था वो सर जॉन साइमन था, ठीक है। तो इसका नाम में साइमन लगा, इसलिए साइमन कमीशन नाम दे दिया।
ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है प्रश्न कि मानव निर्मित संसाधन का 5 उदाहरण देना। अरे मानव निर्मित मतलब मनुष्य के द्वारा जो बनाया गया, जी हाँ, मनुष्य के द्वारा बनाया गया क्या? बांध बनाया गया है, उद्योग बनाया गया है, मशीन बनाया गया है, घर बनाया गया है, सड़क बनाया गया है, तो ये मानव निर्मित है संसाधन। नेक्स्ट है कि जैव विविधता क्या होता है, ठीक है, तो वन जीवन और कृषि फसलों में, ठीक है, क्या बोले हम कि वन जीवन मतलब जंगल में रहने वाला जीव और कृषि फसल में जो इतनी विविधताएं पाई जाती हैं उसी को हम लोग जो है वो जैव विविधता बोलते हैं। नहीं समझ में आया बात? बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा, फिर से समझिए। वन जीवन, वन में जितने जीव रहते हैं क्या एक ही तरह के जीव रहते हैं? नहीं, शेर है तो केवल शेर ही रहते हैं, नहीं ना, खरगोश रहता है, हिरन रहता है, इतना सारा चीज रहते हैं। तो वन जीवन में हो गया। और कृषि में, कृषि हम लोग करते हैं क्या एक ही तरह की चीज कृषि करते हैं? हम लोग आलू करते हैं, प्याज करते हैं, मटर करते हैं, टमाटर करते हैं ना, अलग अलग। तो इतना सारा अलग अलग चेंजिंग दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं जैव विविधता। जी हाँ, अरे इनका हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, महत्व होता है, क्योंकि इनके द्वारा विविध प्रकार की आवश्यकता जो है हम लोग पूरा कर पाते हैं। आई होप कि हम बहुत अच्छे से समझा पा रहे होंगे आप लोग को। अगर समझ में अगर नहीं आ रहा है या तो हम समझा नहीं पा रहे हैं, आप लोग एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा क्या कि मेरा जो बताया हुआ तरीका आप लोग को समझ में आ रहा है या फिर तो नहीं आ रहा है, प्लीज एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट आता है कि सामुदायिक सरकार किसे कहते हैं, ठीक है। सामुदायिक सरकार क्या होता है? तो सामुदायिक सरकार ऐसी सरकार को कहते हैं जिसका चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, है ना। सामुदायिक सरकार का मतलब होता है कि उस सरकार को वही लोग चुनेंगे जो कि एक तरह का भाषा बोलते हैं, ठीक है, भाषा उनका एक तरह का है। और जैसे कि बेल्जियम में रहने वाला लोग डच बोलता था और फ्रेंच बोलता था और जर्मन भी बोलते थे, लेकिन ये तीनों जो है अपना अपना सरकार का जो है वो गठन किया था। ऐसी सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसले का पर जो है फैसला लेने का अधिकार होता है ना। फिर से बार समझिएगा कि सामुदायिक सरकार क्या होता है। सामुदायिक सरकार ऐसी सरकार को कहते हैं जिसकी चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। जैसे कि हम लोग बेल्जियम में देखते हैं ना कि डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय थे। और ऐसी सरकार की संस्कृति, है ना, ऐसी सरकार की संस्कृति और शिक्षा हो गया और भाषा, कोई भी मसले का जो है फैसला लेना रहता है तो ये सब सरकार के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट है कि शहरीकरण किसे कहते हैं? तो ग्रामीण इलाकों से मिलकर लोगों का शहर में बसना ही शहरीकरण कहता है। कोई आदमी गांव में रह रहा है और वो जाके शहर में बसने लगा, ठीक है, शहर में रहने लगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि शहरीकरण हो रहा है, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं या प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? तो जब कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं, ठीक है। हम लोग के मान के चलिए कि सपोज दैट कि अगर भारत में टोटल जो है वो 1 लाख रुपया है, ठीक है, भारत का टोटल जो है पैसा कितना है? 1 लाख रुपया है। अब मान के चलिए कि यहाँ जो है वो 10,000 आदमी है, ठीक है, 10,000 क्या है? आदमी है। अब ये जनसंख्या को और जो है जनसंख्या को और पैसा को हम लोग आपस में भाग दे देंगे, जो बच के आएगा 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, बचा कितना मेरा पास? 100 रुपया बचा, ठीक है। तो 100 मेरा यहाँ क्या कहलाएगा? 100 रुपया जो कहलाएगा वो प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ वही चीज लिखा हुआ है कि जब कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है, जो राशि प्राप्त होता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। नेक्स्ट कि ब्याज का अर्थ, सॉरी, बाजार का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। बाजार का अर्थ क्या होता है? तो बाजार एक का अर्थ ये होता है कि वह जगह जहां किसी भी चीज को जो है व्यापार कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी चीज को जो है वो हम लोग लेन देन कर पाते हैं या फिर तो व्यापार कर पाते हैं। बाजार में कई बेचने वाले एक जगह पर होते हैं, मतलब बहुत सारा लोग जो है, बहुत सारा वस्तुएं जो है एक जगह पर बिकता है ताकि लोग उन्हें जो है वो खरीद सके, उन चीजों को जो है खरीद आसानी से जो है खरीदना चाहते हैं और उसे आसानी से जो है वो मिल भी सके, ज्यादा ढूंढना भी ना पड़े, ठीक है। तो एक बार फिर से समझिएगा कि बाजार क्या होता है। तो बाजार का अर्थ होता है वह जगह जहां किसी भी चीज का व्यापार होता है। बाजार में कई बेचने वाले एक जगह पर होते हैं, है ना, कई को बेचने वाला चीज एक ही जगह रहता है ताकि लोग उसे क्या करें, आसानी से चीजें को जो है वो खरीदना चाहते हैं तो आसानी से खरीद पाए, आसानी से ढूंढ पाए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 3-3 नंबर वाला प्रश्न को कि कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभावों का वर्णन करना है। तो प्रथम विश्व युद्ध ने जो है वो कृषि अर्थव्यवस्था पर कई तरह से असर डाला था। सबसे पहला असर ये डाला कि युद्ध के दौरान कृषि और खाद्य वितरण पर जो है खाद्य वितरण पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, बहुत ज्यादा दबाव पड़ा। दूसरा ये पॉइंट है कि युद्ध के कारण लोग और घोड़े, है ना, लोग और घोड़े जो थे वो खेती के काम से दूर हो गए थे। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी आंसर आप लोग लिखेगा तो प्लीज पॉइंट बना बना के, इस तरह से पॉइंट बना बना के लिखेगा और एक फ्रेश से लिखेगा, राइटिंग अच्छा रखिएगा, आप लोग का नंबर जो है बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि नौसैनिक नाकेबंदी के कारण जो है वो खाद्य आयात में जो है कमी आया था। युद्ध के दौरान कृषि उत्पादन में कमी आया हुआ था और कीमत भी बढ़ गया था और युद्ध के बाद किसान पर भारी कर्ज भी था। तो ये सब वजह है कि कृषि अर्थव्यवस्था जो है प्रथम विश्व युद्ध के चलते बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था। और भी क्या क्या वजह है कि उनके पास जरूरत से भी ज्यादा जमीन और उपकरण थे, जबकि उनके उत्पादन की मांग काफी जो था कमी था। जमीन उमीन तो था लेकिन उत्पादन
मांग जो है कम हो गया था। बाजार अधिशेष के कारण जो है जमीन और कृषि की कीमतें गिर भी रहा था, और युद्ध के बाद गेहूं में अति स्थिति की पैदा हो गई, मतलब अनाज का दाम इतना ज्यादा गिर गया ना, तो ये सब वजह था। नेक्स्ट है कि मुद्रण इतिहास में, है ना, छपाई में इतिहास में गुटेनबर्ग जो था उसका प्रेस का क्या भूमिका रहा है। देखिए सबसे पहले गुटेनबर्ग के द्वारा जो प्रिंटिंग प्रेस बनाया गया था वही आया था। प्रिंटिंग प्रेस का जो है गुटेनबर्ग का बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा है। वुहान के गुटेनबर्ग ने आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस का जो है आविष्कार 1448 ईस्वी में किए थे, ठीक है। और इसे गुटेनबर्ग का प्रेस, है ना, गुटेनबर्ग प्रेस के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ देखिए ख नंबर में पॉइंट क्या है कि गुटेनबर्ग रोमन वर्णमाला के सभी 26 अक्षरों की आकृति बनाई, ठीक है। गुटेनबर्ग क्या किया, रोमन वर्गमाला जो था, ठीक है, वर्गमाला आप लोगों को समझ में आता होगा, ठीक है। तो उनका सभी 26 मतलब ए टू जेड है ना, ABCD करके, तो 26 अक्षरों को जो है आकृति सबसे पहले बनाए, तथा उन्हें इधर उधर मूव कराकर शब्दों का निर्माण करने का भी प्रयास किए, और इसी प्रकार वे मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन का जो है वो नाम से जाना गया। फिर आगे क्या है कि यही विधि अगले 300 साल तक जो है छपाई के बुनियादी के लिए रहा, और इस मशीन को जो है कम से कम, है ना, कम समय में जो है अधिक किताब छपना संभव हुआ धीरे धीरे। उसके बाद गुटेनबर्ग प्रेस ने 1 घंटे में जो है वो 250 पन्ने छाप सकता था। इसके बाद छपने वाला जो फिर मशीन आया तो बाइबल छापा, ठीक है। और उसके बाद 3 वर्षों में उसने बाइबल की 180, 3 साल लग गया 180 कॉपी बनाने में, जो कि उस समय का हिसाब से बहुत तेजी से काम करता था गुटेनबर्ग के मशीन के हिसाब से। नेक्स्ट है कि वन संरक्षण के 2 उपाय को लिखना है। वन को हम लोग कैसे बचा पाएंगे, ठीक है। तो वन जो है बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है, और ये देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाते हैं। अतः वन संरक्षण के लिए हम लोग को निम्नलिखित उपाय करना चाहिए, अलग अलग उपाय करना चाहिए। पहला उपाय क्या है कि हम लोग जो है वनों को अंधाधुंध कटाई पर जो है प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। हम लोग को अतिचारण मतलब बहुत ज्यादा जो है चराई किया जाता है, चरा देता है, उस पर जो है वो हम लोग रोक लगा सकते हैं। और भी क्या वजह है, तो हम लोग जो है वनों की वृक्ष काटने तथा उस पर स्थान पर जो है वृक्षारोपण की आवश्यकता है। देखिए जहां से जंगल कट गया है, जहां से वृक्ष को हम लोग काट दिए हैं, वहां और भी जो है एक आध पेड़ जो है वो लगा दिया जाना चाहिए। और वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए हम लोग क्षेत्रों का निर्धारण भी करना चाहिए, और वन क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए नितांत की आवश्यकता है। और लकड़ी के ईंधन का उपयोग कम से कम हो, हम लकड़ी को जितना हो सके कम करें, उसके पूरक साधनों उसके जगह पर उसका ऑप्शंस में अलग अलग चीज को रखना चाहिए। वनों को हानिकारक कीड़ों मकोड़ों बीमारियों आग आदि से सुरक्षित रखना चाहिए, और वन को जो उपयोगिता और उसके महत्व की जानकारी के लिए जनचेतना व जागरण करना चाहिए, मतलब लोगों को बताना चाहिए, ठीक है। मोटे अनाज से आप क्या समझते हैं? जी हाँ, मोटे अनाज क्या होता है? तो मोटे अनाज जिसको हम लोग मिलेट बोलते हैं, और इसका तात्पर्य है कि पहाड़ी पथरीली या फिर तो कम उपजाऊ वाले भूमि में ये मोटे अनाज को उगाया जाने वाला फसल है, जिसमें कि कुछ खाद्यान्न है, जैसे कि कुछ चारे भी आते हैं इसके अंतर्गत, ज्वार भी आता है, बाजरा भी आता है, रागू जिसको लोग मड़ुआ बोलते हैं, मकई वगैरह जो है ये सब कुछ है मोटे अनाज बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि लोकतांत्रिक सरकार की सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, ठीक है। तो समझिए यहाँ आंसर इसका समझिएगा आप लोग कि लोकतांत्रिक सरकार में सत्ता का साझेदारी बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ लोगों के द्वारा ही जो है वो सरकार का गठन होता है, और इसमें सत्ता का साझेदारी अगर नहीं करेगा तो टकराव होते ही रहेगा। अब हम लोग आंसर की ओर बढ़ते हैं कि आखिर आंसर क्या लिखा हुआ है। जी हाँ, आंसर क्या लिखा हुआ है, एक मिनट। हाँ, तो सत्ता की साझेदारी जरूरी है, इसके पक्ष में 2 तर्क दिए जाते हैं, है ना, 2 तर्क यहां दिया हुआ है, दोनों तर्क को हम लोग देखेंगे। सत्ता का बंटवारा होना जो है वो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को आदेशा को जो कम कर, देखिए सत्ता का अगर साझेदारी होगा ना तो 2 विभिन्न समाज है उनके बीच जो है टकराव कम होगा, है ना, ऐसे में कम टकराव होने की चांस रहेगा, क्योंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर जो है अक्सर जो है हिंसा और राजनीतिक का अस्थिरता का रूप ले लेता है। इसलिए जो है सत्ता का साझेदारी बहुत जरूरी है ना, इसलिए सत्ता का हिस्सा दे देना ही राजनीतिक व्यवस्था का अस्थायी के लिए अच्छा है। और दूसरा ये तर्क है कि सत्ता के साझेदारी दरअसल लोकतंत्र का आत्मा है, और लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो है उनके बीच सत्ता का बांटा जाए, और ये लोग जो है वो ढर्रे से हो रहे हैं, इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें कि अपनी अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह को शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। नेक्स्ट है कि जातिवाद का दुष्प्रभाव क्या है। अरे जातिवाद मतलब आप समझते हैं ना, जात के लेकर बहुत ज्यादा जो है वो भेदभाव हो रहा है कि नहीं, इसे फलना फलना जाति, इस तरह से, तो इसके बहुत बड़ा जो है दुष्प्रभाव है, इस पर जो है वो बहुत जो है लोगों पर जो है बुरा असर पड़ता है। हम लोग क्या है इसके बारे में लिखा हुआ उस चीज को हम लोग देखते हैं कि जाति के दुष्प्रभाव क्या है। तो निम्नलिखित कारण से हम लोग सामाजिक असमानता या जातिवाद लोकतंत्र को जो है मार्ग को बाधक बन जाती है। पहला क्या है कि सामाजिक असमानता या फिर तो जातिवाद से ऊंच नीच की भावना उत्पन्न होती है, और एक जाति की दूसरा जाति के साथ द्वारा उत्पीड़न व शोषण होता है, और यह वातावरण लोकतंत्र के लिए बड़ा ही बाधक होता है। देखिए एक जाति जो है दूसरे जाति के प्रति जो है क्या करता है, उत्पीड़न करता है, शोषण करता है, ये बहुत ही जो है वो गलत चीजें हैं। सामाजिक असमानता या जातिवाद के कारण जनता
कि विभिन्न वर्गों में बढ़ जाता है। जाति के चलते जनता अलग अलग वर्ग में बढ़ जाता है, उनमें से अनेक के साथ में भेदभाव भी जो है शुरू कर देता है। बहुत होता है, अभी भी जो है उच्च नीच जात के लेकर बहुत जो है भेदभाव होता है, और ये बहुत इसका जो है दुष्परिणाम है। बहुत को इसमें जो है ना ऐसे मतलब बीमारी तरह से एक लग जाता है। मान चलिए कोई व्यक्ति है, वो अलग जात के है और उसको चिढ़ाया जा रहा है, तो उसका मानसिक तौर से जो है वो बीमार भी पड़ सकता है। सामाजिक असमानता या फिर तो जातिवाद के कारण लोग वोट भी जो है इसी आधार पर देने लगते हैं। अब इस जातिवाद से लेकर जहां भेदभाव होता है, तो वोट भी जाति के आधार पर ही देने लगते हैं लोग। क्यों? क्योंकि बोलेगा नहीं से ये हमारे जात के है और ये हमारे लिए बढ़िया काम करेगा, तो इसी को हम लोग जो है क्या करेंगे, वोट देंगे, है ना, इसी आदमी को हमको वोट देना है। तो ये जो है वो जात को जो है ज्यादा बढ़ावा दे देता है ये लोग, है ना, जातिवाद करके जो है ज्यादा बढ़ावा दे देता है, जिसके कारण जो है ये अनेक तरह से जो है समस्या उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट आता है कि चुनाव आयोग का प्रमुख कार्यों का स्पष्ट वर्णन करना। मतलब देखिए चुनाव आयोग का काम क्या है, तो सबसे पहला कि आप लोग पॉइंट दे देंगे इसी तरह से लिखिएगा जिस तरह से आप लोग का जो ये हैशटैग का वीडियो आता है ना, आंसर जिस तरह आप लोग लिखा हुआ है, कोशिश कीजिएगा कि इसी तरह से लिखना। यहाँ जैसे रेड टेप से लिखा हुआ है, यहाँ पर ब्लैक पेन से लिखना है और 2 अंडरलाइन इस तरह से अंडरलाइन स्केल से करना है, ताकि और भी कॉपी का सुंदरता बढ़े। तो चुनाव आयोग का सबसे पहला काम है कि चुनाव क्षेत्रों का सीमा निर्धारण करना, है ना, कि प्रत्येक जनगणना के बाद जो है चुनाव आयोग का अध्यक्ष एवं परिसीमन आयोग का चुनाव के क्षेत्र को जो निर्धारण करना। दूसरा है कि मतदाता सूचियां तैयार करना, है ना, वोटर लिस्ट को तैयार करना कि कितने लोग जो है वोट देने वाले हैं। चुनाव चिन्ह का आवंटन करना, मतलब चुनाव चिन्ह बांटना कि कौन सी पार्टी को कौन सा चुनाव चिन्ह दिया जाए। जो पार्टी जो है वो पूरा तरीके से जो है वो अच्छा से मतलब इसका जो है वो पूरा मतलब नहीं बना हुआ है उस पार्टी को। नेक्स्ट निष्पक्ष एवं जो है वो रूप से चुनाव संपन्न कराना, ये चुनाव आयोग का काम है। और भी काम क्या है, तो सरकार को परामर्श देना, ये सब। नेक्स्ट आता है कि इंटरनेट से क्या लाभ हो रहा है, इंटरनेट से क्या हम लोग को लाभ हो सकता है। तो इंटरनेट द्वारा आप सभी प्रकार की जानकारियां जिन्हें आप जानना चाहते हैं वो एकदम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट के जरिए हम लोग जो है सब तरह के कुछ भी जानकारी जो है उस चीज को हम लोग तुरंत में जो है प्राप्त कर पाएंगे, चाहे जिस प्रकार की भी जानकारी हो। नेक्स्ट है कि लॉन्ग में कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करना है। तो जर्मनी के एकीकरण कैसे हुआ उस चीज को हम यहाँ देखेंगे। तो जर्मनी संघ का उदारवादी मध्य वर्ग 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद में जो है मिले थे। इनका उद्देश्य था कि जर्मन को एक राष्ट्र बनाना है, लेकिन इसकी योजना असफल रहा, सफल नहीं हो पाया। और इस योजना को जो है वो राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर इसको दबा दिया। और प्रसा के मुख्यमंत्री जो थे उसका नाम क्या था, ऑटो वान बिस्मार्क ने जो है जर्मन संघ का एकीकरण के लिए जो है आंदोलन का नेतृत्व किया कि हम नेतृत्व करते हैं, हम आंदोलन करते हैं। अब 7 वर्ष तक लड़ाई लड़ा, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फ्रांस, ये तीनों जगह से 7 साल तक लड़ते रहा प्रसा, और उसके बाद आखिर में जो है प्रसा का ही जीत होता है। और इसी प्रक्रिया, है ना, इसी के द्वारा जो है एकीकरण की प्रक्रिया पूरा होता है। और जनवरी जो है ना, जनवरी 1871 ईस्वी को वर्साय में हुए एक समारोह में प्रसा का जो राजा था विलियम प्रथम को जो है वो जर्मनी का जो प्रसा का राजा था उसी को जो है जर्मनी का भी राजा को जर्मनी का राजा घोषित कर दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है जो कि 1920 ईस्वी में जो है महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन का महत्व और उसके प्रभाव को जो है वो विश्लेषण करना, एनालिसिस करना है, उस चीज को हम लोग करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि यहाँ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा असहयोग आंदोलन सन 1920 ईस्वी में प्रारंभ होकर 1922 ईस्वी में क्या हो गया था, खत्म हो गया था, समाप्त हो गया था। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन का महत्व क्या था। तो असहयोग आंदोलन अहिंसक प्रतिरोध की शक्ति का प्रदर्शन करके भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में एक बड़ा बदलाव किया गया था। इसने जो है विभिन्न पृष्ठभूमि और लोगों को एकजुट किया था और दिखाया गया था कि सामूहिक कार्रवाई से ब्रिटिश शासन की चुनौतियां दी जा सकती है। असहयोग आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ा था, तो इस आंदोलन से जो है जनता में नया उत्साह उत्पन्न हो गया था। हिंदू मुस्लिम मिलकर जो है अंग्रेज के विरुद्ध में लड़ाई लड़ रहे थे। ठीक है, अपना यहाँ जो है अपना धर्म से लड़ाई नहीं लड़ रहा था, बल्कि हिंदू और मुस्लिम भाई बन के जो है अंग्रेजों के साथ में युद्ध लड़े हुए थे। और लोग ने जो है वो सरकारी नौकरियां तक छोड़ दी थी और विदेशी वस्तुओं को जो है बहिष्कार के, विदेश के जितने भी चीजें रहते थे, सामान रहते थे, सबको नहीं यूज करेंगे, विदेशी सामान ले जाओ अपना, है ना, अपना तुम लोग यूज करो। नेक्स्ट आता है कि बहुउद्देशीय परियोजना की भूमिका, है ना, बहुउद्देशीय परियोजना की भूमिका को देश के विकास के संदर्भ में समझाइए। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का उदाहरण लेकर जो है वो इसके विभिन्न घटकों और लाभों को जो है वर्णन करना है। तो बहुउद्देशीय परियोजना की भूमिका क्या है ना, सबसे पहले हम लोग देखेंगे बहुउद्देशीय परियोजना की भूमिका। तो बहुउद्देशीय परियोजना से सिंचाई की सुविधा बढ़ी है ना, बहु परियोजना, है ना, बहुउद्देशीय परियोजना जो आई है उससे जो है सिंचाई का जो है सुविधा बढ़ा है। मतलब इसका मतलब बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक परियोजना से बहुत सारा उसका उद्देश्य को जो है पूर्ति हो पाए, तो इससे सिंचाई की मात्रा जो है वो ज्यादा बढ़ा हुआ है। ठीक है, जो कि भूमि पहले
ऊसर पड़ी रहती थी, उसे नहर के द्वारा जो है पानी पहुंचाने अब उसकी सिंचाई होने लगी है और लाखों क्विंटल जो है अनाज वहां पैदा होने लगा है। और इस बांध ने हमारे कारखाने चलाने के लिए, हमारी सुविधाओं को जो है बिजली पैदा करने के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और बिजली के बिना हम लोग तो किसी चीज को अब यूज भी नहीं कर पाएंगे, है ना। बिजली है तो सब चीज है, न तो ही हमारा जीवन इतना संपन्न और सुखी हो पाएगा, बिजली के बिना कुछ नहीं होने वाला। अब हम लोग दामोदर घाटी के कुछ उदाहरण लेने बना है, तो हम लोग देखेंगे कि दामोदर घाटी के बारे में। तो दामोदर घाटी परियोजना का अंजाम देने के लिए 18 फरवरी 1948 का दामोदर घाटी निगम, डीवीसी हम लोग जिसको बोलते हैं, स्थापना किया गया था। और इस परियोजना के तहत 8 बड़े बांध, 1 अवरोध जो है बांध और 6 जल विद्युत और गृह और 3 जो है ताप विद्युत का जो है बनाया गया था। अब दामोदर परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना के लाभ क्या है? तो दामोदर नदी को बंगाल का सौग भी बोला जाता है, और क्योंकि यह नदी बार बार जो है बाढ़ लाती थी, और इस परियोजना ने जो है इस बाढ़ को नियंत्रण करने में बहुत ही मदद मिला है। और इस परियोजना से झारखंड और पश्चिम बंगाल में कृषि सिंचाई के लिए बहुत ज्यादा पानी मिलने लगा है। इस परियोजना से जो है लगभग 12,000 मेगावाट बिजली भी उत्पादन संभव हो पाया, और मछली के लिए जो है ये अच्छा मछली पालन के लिए भी सुविधा रहा है। नेक्स्ट, संघीय सरकार का मुख्य विशेषता क्या है? तो संघीय सरकार किसको बोलते हैं? तो संघीय सरकार मतलब जैसे कि भारत और अमेरिका में है, मुख्य रूप से देखने के लिए, ठीक है। तो संघीय सरकार में शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य में स्पष्ट रूप से होता है, और हर एक अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होता है। और इस प्रकार की सरकारें जो होती हैं वो संविधान में लिखित और कठोरता के साथ में जो है वो, और इसे बदलना इतना आसानी नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग जो है कठोर कानून को, जो है संविधान को बदलना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। उसे बदलने के लिए निश्चित संख्या में राज्यसभा के समर्थन भी आवश्यकता होना चाहिए। और इस प्रकार के सरकार को न्यायपालिका का पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होती है, ताकि वह केंद्र और राज्य के आपसी झगड़ों को जो है वो निपटा सके और किसी के जो है पक्षपात न कर सके। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका एवं कार्यों को चर्चा करें। तो राजनीतिक दल को जो है हर लोकतंत्र में क्या भूमिका है? तो सबसे पहले कि चुनाव लड़ता है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल जो है उम्मीदवारों का चयन दल के नेता द्वारा अथवा उसके सदस्य या समर्थक के द्वारा होता है, और प्रत्येक राजनीतिक दल का चुनाव जीतना चाहता है। हर राजनीतिक दल चाहता है कि हम चुनाव जीत जाते हैं, सत्ता के प्राप्ति के लिए चुनाव जीतना चाहता है। सरकार की नीति को जो है दिशा निर्देश भी देता है। विभिन्न राजनीतिक दल जो है अपनी अपनी नीतियों और कार्यक्रम मतदाताओं के सामने रखते हैं कि हमारा जिताएगा तो हम ये चीज देंगे, ठीक है। अपना अपना झूठ भी बहुत बोलता है नेता लोग। जैसे कि कानून निर्माण, कानून को बोलता है कि राजनीतिक दल कानून निर्माण के महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। जैसे कि विधायिका हो गया, है ना, राजनीतिक दल के सदस्य होती है, और कोई भी जो है कानून विधायिका में ही जो है तैयार होता है, जिसमें कि राजनीतिक दल के सदस्य का बहुत ज्यादा भूमिका रहता है। और सरकार का संचालन या नीतियों के कार्यक्रम के लिए जो है वो राजनीतिक दल का बहुत ज्यादा यहाँ सहयोग रहता है। अब नेक्स्ट लास्ट प्रश्न आता है कि भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सड़क विस्तृत का विवरण दे। तो भारत में कितने प्रकार के सड़क पाए जाते हैं, है ना, भारत में कितने प्रकार के सड़क पाए जाते हैं? तो भारत में सड़कों के विभिन्न प्रकार हैं। सड़कों को राष्ट्रीय महामार्ग, राष्ट्रीय मार्ग, जिला सड़क, गांव का सड़क, सीमा सड़क, बहुत तरह में बांटा गया है। हम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग देखेंगे, राष्ट्रीय महामार्ग देखेंगे। तो राष्ट्रीय महामार्ग क्या होता है? तो राष्ट्रीय महत्व की सड़कें, ये एक राज्य को दूसरे राज्य से मिलाती है, और इन महामार्गों का निर्माण जो है वो कार्य का रख रखाव केंद्रीय सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आता है राज्य महामार्ग। इसका निर्माण रख रखाव का दायित्व जो है राज्य सरकार का होता है, और ये राज्य सरकार के द्वारा जो है राजधानी को जिला मुख्यालय से जोड़ने का काम करता है। जिला सड़क होता है, जिला सड़क जो है जिला को मुख्यालय को जिले के विभिन्न नगरों से जोड़ता है, ठीक है, कस्बों से जोड़ता है। गांव की सड़क ये गांव निकटवर्ती कस्बों से, नगर से जोड़ता है, शहर से जोड़ता है। और सीमा सड़क जो है इसका निर्माण जो है देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में किया जाता है। आज की सीमा जो है सड़क संगठन अपने गतिविधियों को अन्य क्षेत्रों में फैला के रखा हुआ है, बॉर्डर वाला सीमा जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इस तरह से आप लोग का #1 वीडियो कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाद आप लोग का 4 हैशटैग का और वीडियो आएगा। प्लीज आप उन सबको जो है देखना नहीं भूलिएगा। आप लोग जो है हिंदी और विज्ञान का अगर देखे होंगे हैशटैग का वीडियो, तो आप लोग को अंदाजा जरूर लग गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट रहता है हैशटैग का वीडियो, इससे कितने प्रश्न मैच करते हैं। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट कि आप लोग जो है 5 हैशटैग का वीडियो देखिए। अगर आप लोग को अपना गोल को अचीव करना है तो, और अपना गोल को जो है आप भूलिएगा नहीं, जरूर याद करके रखे रहिएगा। आपका गोल क्या है? तो 95+% लाना है तो लाना है, ठीक है। और उसके बाद आप लोग का हिंदी का और विज्ञान का परीक्षा रद्द हुआ है, इसका फिर से हम लोग जो है तैयारी करेंगे, और उसमें जो है फिर से एग्जाम में अच्छा नंबर लाने के प्रयास किया जाएगा। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, किसके साथ? #2 वीडियो के साथ, उसके बाद #3, #4, #5। तब तक के लिए आप लोग को सभी को जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।